एक आर्गुमेंट सलमान साहब दिया जा रहा है कि ये क्राइम का पैसा नहीं था। अब मामला ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी है ये, जो कि उस सस्पिशियस पैसे को देखती है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जो एक्ट इस्तेमाल हुआ वो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 का है, बरतानिया का, जिसके तहत ये फ्रीज हुए। एसेट रिकवरी यूनिट का तो काम ही यही था कि जो लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको वापस रिकवर करके लाए। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये क्राइम का पैसा या सस्पिशियस पैसा नहीं था? नहीं, देखिए, क्राइम एक और चीज है, सस्पिशियस एक और चीज है। क्राइम तो ये है ना कि आपने कहीं डाका डाला, कोई आपने चोरी की और वो पैसा आप लेके भाग गए। एक और बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का जो कानून है बरतानिया का, उसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई हो और पैसा बरतानिया में आ गया हो, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो भी था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने फैसला किया कि हमने इसकी मजीद छानबीन नहीं करनी, बरतानिया में मुकदमा नहीं चलाना। ये उनकी सवाबदीद थी ना। उनको ये लगा कि सरजमीन बरतानिया पे शायद कोई जुर्म नहीं हुआ जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसकी तफ्तीश करें और मुकदमा चलाएं। उन्होंने एक सिविल, एक दीवानी मामला किया के साथ कि आपके पैसा यहाँ से हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाए, तो हमें कोई एतराज नहीं। जब सलाम साहब ये 3 तारीख को प्रेस रिलीज आई एनसीए की, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी एक प्रेस रिलीज की। उसने कहा बड़ा अच्छा है कि ये पैसा पीपल ऑफ पाकिस्तान को वापस जा रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 3 दिसंबर को कहा। फिर मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, 11 दिसंबर को फिर एक प्रेस रिलीज आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये बताया जा रहा है कि ये पैसा जो है उसी फैमिली के अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल 9 ऑफ द ग्लोबल फोरम ऑन एसेट रिकवरी यूनिट प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी होगी, उसका ब्रीच होगा। नहीं हुआ ना एडजस्ट। देखिए कब हुआ एडजस्ट? बिल्कुल नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए भी ये पैसा एडजस्ट नहीं हुआ। मैं यही देखिए, 2 चीजें यहाँ पे हो रही है गड़बड़। एक ये कि इस पैसे का उस अकाउंट में आ जाना बजाते खुद एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करना था और कहना था हाँ ये पैसा आ गया, अब हम इसको दे रहे हैं मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी को या हुकूमत सिंध को, तब वो रकम जो है एडजस्ट होनी थी। ये नहीं हुआ और इसीलिए इस पैसे का सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ जाना की लायबिलिटी को बजाते खुद कम नहीं करता था। लायबिलिटी को कम नहीं करता था। ये पैसा एक ऐसे अकाउंट में आया जहां हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इसको हासिल कर सकती थी। ये पैसा वहां पड़ा रहा है। सही। सलमान साहब एक और मामला, कल इमरान खान ने इस पे कहा कि असल में तो ये क्योंकि डबल दुगनी कीमत पे हसन नवाज ने बेचा है बिजनेस टाइकून की फैमिली को, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन कल तो ये सारी चीजें इस जजमेंट में प्रोड्यूस की गई हैं कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो पीटीआई एआरयू के लेटर के बाद ही ये हसन नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का कहा, वो जो वन हाइट पार्क था, और वहां से फिर ये मामला पहुंचा कि जिसने खरीदा है उस तक पहुंचा और उनके फिर अकाउंट्स फ्रीज होना शुरू हुए और वो वन हाइट पार्क की जो प्रॉपर्टी वो भी फ्रीज हुई। तो हसन नवाज के खिलाफ तो अगर पहले ही कोई फैसला करना होता है एनसीए ने उस खत के तहत कर लिए होते, तो अब क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है? देखिए सवाल ये है, एक तो बात है कि बरतानिया में क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी, ये बात तो वाज़ेह है ना कि वन हाइट पार्क कॉर्नर 50 मिलियन पाउंड में बिका, उनके खानदान के लोगों ने उसको खरीदा। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह, जो कीमत थी वो 15-20 मिलियन पाउंड थी। सो मार्केट की कीमत से बहुत ज्यादा कीमत पे वो बिकी। देखिए बरतानिया में कोई जुर्म तो नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर्टी मार्केट की जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत पे बेच देती हैं तो वहां कोई जुर्म नहीं हुआ। सवाल तो पाकिस्तान में उठता है कि वजीर आजम के बेटे की प्रॉपर्टी को मार्केट से दुगनी कीमत पे क्यों खरीदा जा रहा है। ये सवाल है जो आपको और मुझे करना चाहिए। उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा था कि मार्केट से दुगनी कीमत पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। सो बरतानिया में कोई जुर्म नहीं हुआ। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, खरीदने वाला वो 10 गुना कीमत पे खरीद देता है, तो ठीक है, जुर्म तो नहीं है। लेकिन आपका मेरा तो सवाल करना बनता है ना कि वजीर आजम। सही, तो ये इस बारे में आपका सवाल। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये लिखी हुई है कि जब ये आप लोगों ने कार्रवाई शुरू करने का कहा, जिसमें वन हाइट पार्क भी था, तो उस वक्त ये भी कहा कि बिजनेस टाइकून की जो मामलात है उनको भी देखा जाए क्योंकि वो उस वक्त बायर थे इस प्रॉपर्टी के। लेकिन अप्रैल 2019 में जिस वक्त ये जो 458 कनाल जमीन है वो पहले जुल्फी बुखारी के साथ नाम की गई, उसी महीने एआरयू एक और लेटर लिखता है और एनसीए को ये कहता है कि अब आपको जो है बिजनेस टाइकून की फैमिली के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मामला थे वो तय हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई यहाँ पे इंक्वायरी नहीं चल रही, और इवन वन हाइट पार्क की जो इंक्वायरी थी वो भी क्लोज कर दी जाए क्योंकि उन्होंने यहाँ उसके एवज टैक्स भी दे दिया है। तो अब इस जजमेंट में कहा है कि ये सारी चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। अप्रैल में जमीन ट्रांसफर होती है बिजनेस टाइकून की फैमिली से जुल्फी बुखारी को, और अप्रैल 2019 में ही शहजाद अकबर का एआरयू जो है खत लिखता है एनसीए को अपने पुराने खत पर यू टर्न लेता हुआ। देखिए हुआ यूं था कि सुप्रीम कोर्ट का पहले एक फैसला आया मुनीर की जमीन के हवाले से, जो 16,000 एकड़ जमीन मुनीर में दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये डायरेक्शन दी नैब को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को तब्दील किया और ये कहा, नैब को रोक दिया इन्वेस्टिगेशन करने से और कहा कि अगर ये 460 अरब रुपए दे देते हैं और जब तक 8 साल का वक्त उनको दिया गया उस वक्त तक कोई मजीद इंक्वायरी एक्शन ना लिया जाए नैब के कानून के तहत। लिहाजा दोनों बातें दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे हुक्म के तहत इंक्वायरी रोक दी गई थी, नैब में कार्रवाई खत्म हो गई थी या मुअत्तल हो गई थी और 8 साल की मोहलत जो है दे दी गई। तो जो दूसरा खत आप जो बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। नहीं, वो तो अप्रैल 2019 में लिखा हुआ है, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुई थी। उसमें तो ये कहा गया है कि तमाम उनके जो केसेस हैं वो बंद हो गए, जबकि जीआईटी उस वक्त भी, ये जो जजमेंट में लिखा हुआ है कि जीआईटी तो उस वक्त भी तहकीकात कर रही थी बैंक अकाउंट केस के हवाले से, जाली बैंक अकाउंट केस के हवाले से। दूसरा मामला है जो ये मनीर की जमीन का मामला है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक 2017 का है और एक उसके बाद 2018 की किसी तारीख का है। उस दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को इंक्वायरी से रोक दिया था, कार्रवाई से रोक दिया था और कहा था कि अब आप रुक जाइए। अब मुझे बताइएगा, क्योंकि उस वक्त आप पीटीआई का ना हिस्सा थे ना उस वक्त आप काबीना में थे, लेकिन आप क्योंकि एक राउंड लॉयर हैं, अब ये सारी चीजें जो पूरा फैसला पढ़ते हैं कि जो डेट्स और मंथ क्लैश करते हैं, उसी में 458 कनाल जमीन जुल्फी बुखारी को मिलना, फिर इमरान खान को मिलना, बुशरा बीबी के नाम पे वो ट्रस्ट बनना, और इमरान खान की हिस्ट्री से आप भी वाकिफ हैं, शौकत खानम हो, नमल हो, मल्टीपल डोनर्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डोनर्स हैं जो कि उन इदारों को बनाया और जिसको इमरान खान अपने गुडविल के तौर पे सियासत में भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पे एक ऐसे शख्स का पैसा जिसके खिलाफ वो माजी में भी बात करते रहे, अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी हुई है, उसी दौरान वो उनको जमीन देता है, उसके वो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट के लिए अलग पैसा मिलता है। इसमें कोई आपको जो है क्विड प्रो को का मामला नहीं नजर आता कि आपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको बेनिफिट दिया है और उन्होंने आपको बेनिफिट दिया है, लिया है? देखिए, सवाल तो फिर यही होगा ना कि ट्रस्ट बनने से या ट्रस्ट में जमीन के जाने से क्या इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा होगा? अलकादिर ट्रस्ट उसी तरह का ट्रस्ट है जैसा शौकत खानम है या नमल है, वहां अरबों रुपए लोग हर साल देते हैं उन ट्रस्ट में, तो क्या वो इमरान खान की जेब में जाते हैं या वो इमरान खान को जाती है? लेकिन इतने सारे डोनर्स हैं सलमान साहब, यहाँ पे सिंगल डोनर है, वहां पे चले इमरान खान कह सकते हैं मुझे नहीं पता कौन कहां से पैसा ला रहा है, यहाँ तो आपको पता है कि एक बंदे के पैसे फंस गए, उसके तहत आप पैसा पाकिस्तान में लाके आप ट्रस्ट बना रहे हैं ना। देखिए, बहुत डोनेशन बहुत से ट्रस्ट को देते हैं, आप जरा लिस्ट देख लीजिए कि पाकिस्तान में कितने फलाई इदारों को वो पैसा देती हैं, तो आपके सामने आ जाएगा। एक शख्स आके कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बनाने में मदद करना चाहता हूँ, ये ट्रस्ट होगा, ये आपकी जेब में। और आपको लगता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, खासतौर पे वजीर आजम, वो ट्रस्ट भी बना सकता है? हिलरी क्लिंटन का शायद आपने केस देखा हो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर डोनेशन भी इकट्ठा करे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, चाहे वो माली फायदा ना हो, लेकिन गुडविल के तौर पर तो वो इस्तेमाल होगा, तो ये नहीं इजाजत होती है। और इस फैसले में भी लिखा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो नहीं अतिया लेके ट्रस्ट बना सकता है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, मुझे नहीं इल्म कि ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में हो। बाहर कोई हो सकता है कानून हो, अमेरिका में, पाकिस्तान में कोई कदर नहीं थी और यहाँ होता रहेंगे। लेकिन ट्रस्ट एक बन गया तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है और इस जजमेंट में कोई चीज नहीं है जो ये साबित करे कि उस ट्रस्ट से एक पैसा भी बाहर निकला और इमरान खान या बुशरा बीबी की जेब में गया। वो ट्रस्ट मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, उसके तहत एक इदारा चलता रहा, इसलिए वहां से मुनफियत का तो कोई आंसर नहीं है। दूसरी तरफ हमें यह देखना है कि जो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, क्या वहां से एक पैसा भी किसी की जेब में गया, उससे उनको फायदा पहुंचा? तो वहां भी जवाब ये है कि नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान हुआ इस तमाम मामले में? तो वहां भी जवाब अब ये दलाइल तो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक और मामला जो कि इस जजमेंट में है वो है पैरा 56, जिसमें खुद ये बताया गया है कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश की, जिसमें एनसीए ने एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर भी दिया है जो मुआहिदा एनसीए और मलिक राज फैमिली के दरमियान हुआ है और जो मुआहिदा स्टेट ऑफ पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान हुआ है, लेकिन वो अभी तक वी आर वेटिंग फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स। लेकिन फिर इसी में आगे जज ने ये भी जवाब दिया है कि वो जो नोट था जो प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा था उसमें वो सारे फैक्ट्स मौजूद हैं और क्योंकि वो एडमिटेड फैक्ट है तो लिहाजा उन डॉक्यूमेंट्स का ना होना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है ऐसा ही है या हाईकोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, देखिए, जो तो मलिक रियाज खानदान और एनसीए के दरमियान वायदा था वो कलीदी एक दस्तावेज है, उसका होना तो जरूरी है। बाकी जो काबीना से बात प्रूव कराई गई या जो नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हुआ, यानी कि चीजों को मुश्तहर ना करने का जो मायदा हुआ, वो हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान हुआ, उसका जिक्र आ गया है, वो ठीक है। उसमें इतनी बात है ना कि जो खानदान और एनसीए का मायदा है, हम उस मुकम्मल मायदे की तशरीह नहीं करेंगे। और वहां ये भी लिखा हुआ है
मासवाए ये कि किसी कानून के तहत इसको पेश करना जरूरी हो तो वो कानून अपना रास्ता लेगा। सही इसी है, कानूनी क्योंकि कार्रवाई हमने इस केस पे बहुत ज्यादा बात कर ली, इसके मेरिट्स पे भी, तो मेरे पास वक्त कम रह गया। अब मुझे बताइएगा कि ये फैसला क्या असरअंदाज होगा जो डायलॉग इस वक्त आपकी हुकूमत के साथ हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो उस आप लोगों की तीसरी नशिस्त के बाद ऑलमोस्ट इंदिया दे दिया है कि आप तो चार्जशीट पेश कर रहे हैं ये जुडिशियल कमीशन मांग के, और राणा साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि मुश्किल लगता है कि ये बने, लेकिन आर यू स्टिल होपफुल? नहीं, हम क्यों होपफुल हो, नहीं वो करना चाहते तो ना करें। देखिए, हमसे इतने सालों से ये कहा जा रहा था मीडिया पे भी, सियासी हलकों में भी, कि आप सियासी कुव्वतों से बात क्यों नहीं करते। कुव्वत तो खैर क्या है, लेकिन सियासी जो पार्टियां हैं उनसे बात क्यों नहीं करते। तो हमने कहा कर लेते हैं बात। हमें पहले भी पता था कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बात कर सके। इनको इजाजत मिलेगी तो बात करेंगे, इजाजत नहीं मिलेगी तो नहीं बात करेंगे। हो सकता है इनको इजाजत से इनकार हो गया, कुछ ऐसा नहीं है हमारे चार्टर में डिमांड्स में। इन्होंने तकाजा किया कि लिख के दो, हम तो कहते रहे कि लिख के क्या, 2 कमीशन आप बना दें, एक तहकीकाती कमीशन 9 मई का, एक 26 नवंबर का। हमारे असीरान जो है उनकी जमानत के रास्ते में हायल ना हो, आसान बात थी। इन्होंने बार बार तकाजा किया कि नहीं आप इसको तहरीर में लाएं, आप लिखें। हमने लिख दिया। वो इनको क्यों नागवार गुजरा अगर हम ये कह रहे हैं, उसमें मुझे बता दीजिए कौन सा जुमला नागवार है। हमने ये लिखा कि आप ये कर दीजिए और सवालिया निशान लगाए हैं। क्या जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल हुआ, क्या जो तशद्दुद हुआ वो मावराए कानून था, ये सवाल है जो एक कमीशन के सामने जाए। बड़ा वैलिड एक क्वेश्चन है कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात कितने हैं। हम भी उस पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन जिनके पास इख्तियार हैं वो आपको भी पता है। और इरफान सिद्दीकी साहब ने आज ये कहा है, जो कि तर्जुमान है हुकूमती कमेटी के, वो कहते हैं कि अगर आपका एक चैनल खुल गया है, क्योंकि गौहर साहब की मुलाकात हो गई आर्मी चीफ से, तो अगर वो चैनल खुल गया है तो ठीक है, आप यहाँ पे बात ना करें, आप वहीं पे मामलात को आगे लेके जाएं। वो चैनल खुला है या एक ही मुलाकात थी, उसको सिर्फ ये कहा जाए? मैं नहीं समझता कोई चैनल खुला है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, हम उसे फॉर्म 47 हुकूमत कहते हैं, ये कहने में हमें कोई तामुल नहीं है। हमने एक लफ्ज उस अपने चार्टर में इस्तेमाल किया, द गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड। अब इंस्टॉल्ड तो है ना ये, देखिए उसके दोनों मतलब आप ले सकते हैं। कानूनन एक हुकूमत इंस्टॉल होती है या किसी चोर दरवाजे से इंस्टॉल होती है। इंस्टॉल तो होती है एक हुकूमत। उन्होंने उस पर भी एतराज किया कि आपने इंस्टॉल्ड का लफ्ज क्यों लिखा है। मुझे कोई उसमें काबिल एतराज बात नजर नहीं आती। हमारा यही बयानिया और मौक़िफ़ है, बल्कि बड़ा मोहतात लफ्ज है इंस्टॉल्ड। इससे बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था। सही आप कह, लेकिन वो चैनल खुला नहीं है। इमरान खान तो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है अगर वो भी बात सुन रहे हैं। हम तो काफी अरसे से कहते हैं कि आप हमसे बात करें, वो तैयार नहीं था। वो तैयार है तो अच्छी बात है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो चैनल नहीं खुला, नहीं खुलना चाहिए? नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं खुलना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में बिल आखिर जो फैसले हो रहे हैं वो मुक़द्दरा कर रही है, नहीं होने चाहिए। हमारा आइन और कानून इसके बरक्स है, लेकिन ये एक ज़मीनी सूरत हाल है। और चूंकि ये ज़मीनी सूरत हाल है, हमारी पैदा करदा ये सूरत हाल नहीं है, इस हकीकत से हमें बहरहाल निबड़ना होगा या इस हकीकत को मानना होगा। तो हम सियासी ताकतों से भी, सियासी पार्टियों से भी बात करना चाहते हैं, और उनके पीछे जो कोई खड़ा है उससे भी बात करना चाहते हैं। इसमें कोई आर नहीं है।